तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी में योगी की दूसरी पारी और केंद्र में मिशन हैट्रिक की तैयारी। और यूपी में पीएम मोदी का दौरा, सीएम योगी की नई पारी में काम करने की जो नई शैली है 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जहां सीएम योगी की दूसरी पारी का आगाज है तो वहीं 2024 का भी इसे शंखनाद कह सकते हैं। सीएम ने जहां नई सरकार के साथ अपने मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा देकर लोगों के बीच जाने का आदेश दिया है, जिसके तहत सभी मंत्री जमीन पर लोगों के बीच सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं सीएम और उनके मंत्रियों की तरफ से किए गए कार्यों की समीक्षा करने आज पीएम मोदी यूपी का दौरा कर लखनऊ में समीक्षा बैठक करेंगे। दरअसल पीएम मोदी शाम को लखनऊ में करीब 6 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर पहुंचेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री आवास पर पीएम मोदी का प्रवास लगभग 3 घंटे का होगा और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी मंत्रियों के साथ बैठक और रात्रि भोज करेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य योजना बनाकर काम कर रही है और विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के जो ज्यादातर संकल्प है 2024 तक उन्हें पूरा करने का इरादा लिए हुए काम कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री यूपी की तैयारी परखने के साथ ही जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए मंत्रियों को गुरु मंत्र दे सकते हैं। चुनाव के लिहाज से सीएम और उनकी ब्रिगेड के साथ पीएम की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, इसके क्या मायने हैं, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। और इससे सत्ता पक्ष को कितनी मजबूती मिलेगी तो वहीं विपक्ष इससे और कितना कमजोर होगा या विपक्ष पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन्हीं पर आज हम बात करने वाले। कुछ खास मेहमानों के साथ आपका परिचय हम आपसे करा देते हैं। जल्द ही हमारे साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ेंगे जो इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से 2024 को लेकर योगी सरकार जो है 2.0 काम कर रही है, कोशिश यही है कि जनता के बीच उनके मंत्री पहुंचे, जनता से कनेक्शन बढ़े, जनता का विश्वास पार्टी पर बढ़े और साथ ही साथ यहाँ पर जो वादे किए गए हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा पूरा करके जब 2024 में जनता के बीच जाने का वक्त आए उस वक्त एक जवाबदेही सरकार की जो बनेगी उसे वो बेहतर तरीके से निभा सके। इसी पर आज हम बात करने वाले। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। एक बार फिर से आपका परिचय करा देते हैं। संजीव कपासिया राजनीतिक संपादक जो इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। संजीव जी आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। एसएन सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और वहीं सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रभात जी आप ही के पास में आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी नई सरकार हम कहें योगी 2.0 2024 का टारगेट यहां पर लिए हुए आगे बढ़ रही है और हर कदम 2024 के लक्ष्य को साधने की कोशिश के तौर पर हम देख रहे हैं। आज पीएम मोदी आने वाले हैं तो कितना महत्वपूर्ण ये दौरा, जरा समझाएं कि क्या इसके मायने निकाले जाएं। देखिए प्रीति जी, वैसे तो ये 2024 का चुनाव को लेके है, लेकिन मोदी की जब सत्ता 2014 से इस देश के अंदर आई है और जनता के बीच जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और विश्वास स्थापित किया है और आप प्रीति जी इस चीज को देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां के स्थानीय लोगों से कनेक्टिविटी अपनी स्थापित करते हैं। अब जो उत्तर प्रदेश के 2024 के लोकसभा चुनाव की बात आप डिबेट में जो आपने रखी है, मोदी जी आए हैं, अभी कुशीनगर गए हैं, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, भगवान बुद्ध की मूर्ति में उन्होंने बाकायदा वहां पूजा अर्चन किया और उसके बाद अब वो कालिदास मार्ग लखनऊ में मंत्रियों के समूह के साथ एक बैठक करेंगे और वो एक गुरु मंत्र देंगे और वो गुरु मंत्र ये है कि देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24/7 इस देश के लिए सोचते हैं, जनता के लिए सोचते हैं, 140 करोड़ आवाम के लिए सोचते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके मंत्रिमंडल में या उनके राज्य में योगी राज 2 में जिस तरीके से योगी जी ने ऐतिहासिक चीज दर्ज करके विधानसभा 2022 में उन्होंने एक परचम लहराया है, वो परचम बना रहे 2024 तक। और विपक्ष जिस तरीके से विपक्ष भी एक उभर के सामने अखिलेश यादव के नेतृत्व में आया और 111 सीटें उनको मिली। 111 सीटों का मतलब 20 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
20-22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्थिति में आज समाजवादी पार्टी खड़ी है। ऐसी स्थिति में जब 75 सीटों में 80 सीटों में 75 प्लस का नारा भारतीय जनता पार्टी लेके मैदान पे उतरेगी तो सुशासन और गुड गवर्नेंस, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है और जो उनकी एक इच्छा शक्ति है कि प्रभात जी, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रभात जी जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे और राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनकी पाठशाला में उत्तर प्रदेश के मंत्री शामिल होंगे, तो ये भी एक अजीब कोइंसिडेंस है कि आज ही बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। दोनों जो घटनाएं हैं किस तरीके से जोड़कर देखते हैं आप? संजीव जी, जो ज्ञानवापी में आज जिस तरीके से वहां अभी कल जो है सर्वे की टीम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, कल वहां कोर्ट का आदेश आएगा। देखिए जिस तरीके से पता चल रहा है कि वहां पे बाबा मिल गए, बाबा भोलेनाथ, वहां जो वजू होती है, वजू का जो तालाब बना हुआ है उसमें पानी निकाल के जिस तरीके से बाबा जी वहां है, शिवलिंग है वहां पे, तो ये एक इसको अगर आप धार्मिक तौर पे देखें तो ये उत्तर प्रदेश वही 92 की दिशा में जा रहा है जो 1992 की दिशा में उत्तर प्रदेश था। और ऐसी स्थिति मुझे लग रही है कि 2024 में जिस तरीके से अभी ओवैसी का बयान आया है कि अब हमने ज्ञानवापी मैं नहीं दूंगा, मुझसे बाबरी छीन ली गई है, लेकिन ज्ञानवापी कयामत तक ज्ञानवापी रहेगी। तो ये जो बयानबाजी अब शुरू होगी हिंदू वर्सेस मुसलमान, ये निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए और उत्तर इसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। प्रभात जी कह रहे हैं कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 24 के लोकसभा चुनावों में मिलेगा। सिंह साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिंह साहब, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनावों का औपचारिक रूप से आज ऐलान कर दिया है? क्योंकि जिस तरीके से आज वो उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को 24 की जीत का मंत्र देंगे, उनकी पाठशाला में मंत्री शामिल होंगे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस मीटिंग में शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो उत्तर प्रदेश के मंत्री आज सुझाव देंगे देश के प्रधानमंत्री को, क्या उन पर अमल होगा? देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी समझ निश्चित तौर पे बड़ी है और आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं तो यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा जीत कर आते हैं और आज पहली बार दोबारा जो सरकार बनी है उसके बाद आज जो बैठक ले रहे हैं, निश्चित तौर पे जो सुशासन और डबल इंजन की सरकार है उसकी गति को और बढ़ाया जाए, किस तरह से सरकार और संगठन में समन्वय स्थापित करने की जो चीजें हैं कैसे उसको और बढ़ाया जाए, इन सब सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। देखिए, इतना बड़ा देश है, इतने प्रदेश हैं, कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है और बुद्ध अभी आपने सवाल पूछा कि भाई आज ही काशी का फैसला आता है क्या, आज इस तरह का सर्वे पूरा होता है और ऐसी खबरें आती हैं और उसी दिन बैठक है। मैं कह रहा हूँ आज भगवान बुद्ध पूर्णिमा है, उससे भी जोड़ के आप देख सकते हैं घटनाएं, तो जो चीज प्रायोजित ना हो, संजोग हो, उसको तो कयास लगा नहीं। एसएम जी, यहाँ पर आपको याद होगा जब सर्वे शुरू होना था कोर्ट के ऑर्डर के बाद, उससे एक दिन पहले सीएम योगी गए हुए थे वहां पर। प्रीति जी, ये सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही क्यों होते हैं? नहीं, वही मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब सर्वे शुरू होना था उससे एक दिन पहले सीएम योगी वहां पर गए थे और आज जब कल सर्वे की रिपोर्ट आ रही है तो आज मोदी वहां पर जाएंगे, मतलब मोदी लखनऊ के दौरे पर है। जी, मानता है, धर्म में आस्था रखता है, विश्वास करता है, अगर हम आप पर विश्वास करेंगे निश्चित तौर पे फल अच्छा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म और मर्यादा में विश्वास करती है, राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करती है, प्रदेश और देश के खुशहाली के लिए कार्य करती है। अगर आप सबके विकास की बात करते हैं तो परिणाम सार्थक ही आएंगे। हम तो देखिए पहले दिन से भी कहे कि जो ज्ञानवापी का मसला है वो कोर्ट का मसला है, भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है। चूंकि और लोगों को अपनी राजनीति चमकानी थी इसलिए आग में घी डालने का कार्य किए और बार बार दिन रात भारतीय जनता पार्टी कहे। आप इसको धर्म से ही अगर जोड़कर देखिए, अगर दो लोगों में विवाद होता है प्रीति जी तो वो दो तरीके से ही सुलझता है, या तो आपसी भाईचारे से या कोर्ट के माध्यम से। अगर कोर्ट में कोई भी पक्ष जाता है और कोर्ट मर्यादित तरीके से कोई आदेश देता है, निश्चित तौर पे सबको उसका अनुपालन करना चाहिए। पहले दिन से ढोल नगाड़े नहीं पीटना चाहिए कि मैं होने नहीं दूंगा और अगर हो जाएगा तो खून खराबा हो जाएगा, गले कट जाएंगे। अरे भाई, कोर्ट कह रहा है संविधान को मानिए और सुविधा से देश नहीं चलेगा। मैं तो यही कहूंगा
लेकिन आज जो बैठक है जिस पर आपने पूछा, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार के मुख्यमंत्री, 2 बार के प्रधानमंत्री, तमाम ऐसे चीजों पे राय रखेंगे। सिंह साहब सभी सवाल ये मंत्रियों की राय है, सिंह साहब सुनेंगे। आपने सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं, आपने सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। हम ये कह रहे हैं कि योगी सरकार 1.0 में जब ब्यूरोक्रेसी पर आपके ही मंत्री, आपके ही विधायक चिट्ठी लिखकर सवाल खड़े करते थे, तो तमाम शंकाएं हो सकती हैं मंत्रियों के मन में। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज एक एक मंत्री को 2 से 3 मिनट का समय दिया है। वो अपने विभाग की परफॉर्मेंस तो देंगे ही, लेकिन फीडबैक भी देंगे। क्या जो फीडबैक मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दी जाएगी, क्या उस पर अमल होगा? सवाल ये है। जी देखिए कपासिया साहब, आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी नित्य नए प्रयोग करते रहते हैं और बहुत बड़े बदलाव करते हैं, जो सार्थक बदलाव देश के लिए होता है। अगर कोई भी सुझाव देता है, प्रधानमंत्री जी सबकी सुनते हैं। जब केंद्र में हमारी सरकार बनी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समाप्त करके ग्रुप ऑफ जब अधिकारियों की एक ग्रुप बनाई गई और सभी मंत्रालयों से उनको कनेक्ट किया गया। मैं उस समय मिनिस्ट्री ऑफ फूड में था। मैं एक छोटी घटना आपको बता सकता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड में कृषि विभाग में चीनी को लेकर तमाम ऐसी बातें होती थी कि वो जनता तक पहुंचती ही नहीं है, और ढेर सारी चीजें ऐसी थी जिसको चैनल के माध्यम से क्या बताऊं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लेते हुए और ऐसी चीजों को दूर किया। प्रधानमंत्री जी सबकी सुनते हैं, मैं यही कह सकता हूं, और उस पे अमल ले आते हैं, उसको अमल में ले आते हैं, उस कार्य को करते हैं। सिंह साहब, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी सुनते नहीं। तारिक जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो अनुशासन के लिए जानी जाती है, लेकिन आपकी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की, तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनावों के समय एक्टिव होते हैं। अब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अपने मंत्रियों को लक्ष्य दिया गया है 100 दिन का, जनता के प्रति जवाबदेही है प्रदेश सरकार की। आपके जो नेता हैं वो इस तरीके के काम शुरू क्यों नहीं करते हैं? चुनावों की तैयारी आप पहले से क्यों नहीं शुरू करते हैं? और जब हार जाते हैं तब तमाम आरोप आप लगाते हैं, चुनाव आयोग पर, प्रशासन पर, डीएम पर, ईवीएम पर। नहीं सर, वो ऐसा है कपासिया जी कि वो एक्टिव हैं। कल भी उन्होंने पूरा दिन बैठ के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से, और कुछ बच्चे आए थे जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां से, उनसे बैठकर काफी देर तक मुलाकात की है, चर्चा की है। छोटे कुछ बच्चे भी आए थे, उनसे भी मुलाकात की है, और काफी देर तक लोकसभा के चुनाव की भी उन्होंने चर्चा की है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात अलग की है कि सत्ता पक्ष का ज्यादा चीजें हाईलाइट होती हैं और जो विपक्ष होता है उसपे थोड़ा मीडिया कंसंट्रेशन कम होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव की तैयारी शुरू नहीं की है। हम नहीं लगा रहे तारिक भाई, फिर आप गलत ट्रेंड पे जाते हो। ये आरोप हमारा नहीं है, ये आप ही की जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा बयानों में कहती रही है। ट्वीट के नेता है अखिलेश यादव, तो आपके पास जवाब देने के लिए होती नहीं ना चीजें, ये आरोप इसलिए है। नहीं, सही बात है आपकी कि ये आरोप तो लगता रहता है कि वो ट्वीट के नेता है या ऐसे नेता है वैसे नेता है, तो आरोप तो सब तरफ से लगते रहते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगते रहते हैं। लेकिन खाली ट्वीट करके 110 सीटें नहीं जीती जा सकती हैं। आप ये भी तो एक बार सोचिए, अगर आरोप लगते रहते चीजों को सुधारेंगे नहीं। लेकिन तारिक जी, प्रभात जी एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। लेकिन तारिक जी, इस वक्त तो आपके पास इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस तरीके से बीजेपी जनता के बीच पहुंच रही है, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर, तो आपके पास भी तो इस वक्त इतने मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, जिनको लेकर आप सड़कों पर आ सकते हैं, जनता तक आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं दिख रही हैं। नहीं, उसी पे एग्जैक्ट। पहले तो जो प्रधानमंत्री का दौरा है, पहले तो मैं नागरिक के तौर पर उनका स्वागत करने उत्तर प्रदेश में, और विपक्ष के रूप में 2-4 सवाल भी मेरे पास हैं कि क्या जब वो आएंगे तो जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि में एक तरीके का घोटाला है, क्या उसके बारे में वो पूछेंगे कि क्या हुआ? 3 लाख लोग जो अपात्र हैं उसका स्टेटस क्या है? दूसरी बात, क्या वो यूपी होम मिनिस्ट्री से या डीजी से ये पूछेंगे कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है उसके बारे में आपने क्या किया, क्या एक्शन लिया? चौथी बात, क्या वो 15-20 दिन बीत गए और उन मंत्रियों से पूछेंगे कि आपने इन 15-20 दिनों में क्या परफॉर्म किया जो 100 दिन का टारगेट बताया था? अरे तारिक जी, आपके पास कौन सा चश्मा है?
आपके पास कौन सा चश्मा है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है उत्तर प्रदेश में सुशासन है, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है, अपराधी खुद सरेंडर करने आते हैं थाने में। आपको ये क्यों नहीं दिखाई देते हैं? नहीं, अपराधी थाने में नहीं जाते हैं, अपराधी एसी गाड़ी में बैठते हैं, फिर उनको कोर्ट में ले जाया जाता है। जिस एसएचओ ने बलात्कार किया था उस बच्ची का बुलाकर उसको 3 घंटा वेट करना था, जो हमारे पत्रकार साथी जानते हैं, उनको एक एसी गाड़ी में बैठाला गया था जब इलाहाबाद कोर्ट में पेश किया गया। इस तरीके से तख्ती लटकाने की बात है, वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए होती है और कुछ अपराधियों को एसी गाड़ियों में बैठाला जाता है। ये आरोप गलत है भाई, हम इससे सहमत नहीं है आपके आरोप से। सिंह साहब ये कह रहे हैं, तारिक साहब का कहना ये है, तारिक साहब आपकी बात हो गई, आपके पास लौटेंगे। सिंह साहब ये इनका कहना ये है कि खास समुदाय, खास विशेष लोगों पर आपका हंटर चल रहा है, आपका बुलडोजर चल रहा है। देखिए तारिक साहब सही कह रहे हैं, जैसा देखा आदमी देखा रहता है, सुना रहता है, उसी तरह का चरित्र चित्रण वो कर पाता है। चूंकि इनकी सरकार में ऐसे ही कार्य होते थे, मुजफ्फरनगर के दंगे होते थे और एक धर्म को छोड़ दिया जाता था, मऊ में दंगे होते थे और सरकार के नाक के नीचे 5 दिन तक 300 असलहों के साथ एक धर्म की मदद की जाती थी। निश्चित तौर पे जोगेंद्र नाम के एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और जीते जी वो बयान दर्ज कराता है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। एक बड़े अपराधी को हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर चाय पिलाया जाता है। मैं कपासिया साहब विश्वास दिलाता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य हो रहा है। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि 355 करोड़ रुपया जनता की पैसा को ले जाकर सैफई में नाच गाने में उड़ा दें, 56,000 करोड़ का हिसाब ही न दें, 20 करोड़ रुपया बांटने चले तो 15 करोड़ रुपया बांटने में खर्च हो जाए, बिना टेंडर के खनन के पट्टे आवंटित कर दिए जाए और यादव सिंह जैसे व्यक्ति के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। निश्चित तौर पे हमारे सरकार में छोटी मोटी कोई बात अगर हो सकती है, लेकिन कपासिया साहब इन्होंने कहा। बिल्कुल संजीव जी, तारिक जी अभी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव जी प्रभात जी के पास जाएंगे, आपका सवाल लेंगे। तारिक जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं एसएन जी के जवाब में, बोलिए तारिक जी। देखिए सिंह साहब से मेरा ये कहना है कि आपको सत्ता इसलिए नहीं दी गई है कि आप समाजवादी का जो कार्यकाल है उसको गिनाएं। समाजवादी कार्यकाल को विपक्ष होने के नाते जनता ने आपको पक्ष में बैठाला है, हमको रिजेक्ट किया है। हम उस रिजेक्शन को जब मान रहे हैं और आप अपने सिलेक्शन को नहीं मान रहे हैं, आप अपने सिलेक्शन के आधार पर जो 3.5 लाख लोग अपात्र निकले थे उन पे कौन सी जांच कमेटी बैठा ली। अब आप सैफई चले गए, मैं पुरानी कोई बात नहीं कर रहा। कब तक आप अपने हाथ स्वीकार करेंगे? 2014, 2017, 2019, 2022, लेकिन जब आप अपना विश्लेषण कितनी हार के बात करेंगे? जब ये नहीं मानेंगे कि सर्वाधिक आवास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, सर्वाधिक शौचालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, सर्वाधिक नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदेश में कहीं भी दंगे नहीं हुए, कहीं भी कर्फ्यू नहीं हुए। जब आप खुले मन से इसका स्वागत नहीं करेंगे, निश्चित तौर पे हम आपको आईना दिखाने का कार्य करेंगे। तारिक जी कब तक इस चीज को स्वीकारते रहेंगे और क्या इसी तक सीमित रहेंगे? अब किसने रोका है आपको? विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाई, इतने ज्वलंत मुद्दे आइए सड़कों पर, कहाँ गायब है? अरे भाई ज्वलंत मुद्दे तो आप समझिए, मुद्दे तो वहां से ज्ञान वापी से निकलने तो दीजिए पहले। तो ज्ञान वापी से निकल ही नहीं पा रहा है। कहते हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, तो असल मुद्दों पर ध्यान आकर्षित जनता का आप करेंगे ना विपक्ष की भूमिका के नाते। ये मीडिया पे आरोप मत लगाइए तारिक जी। प्रीति जी एक मिनट, देखिए तारिक जी मीडिया पर आरोप लगाना बंद करिए। आप अपने नेता से कहिए घर से बाहर सड़कों पर निकले तो मीडिया का टेंशन उनकी ओर भी जाएगा। तपसिया साहब, तारिक साहब क्या चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जो प्रदेश का नेतृत्व है, जो प्रदेश की सरकार है, वो किसी असत्य के साथ खड़ी हो जाए। अगर दो लोगों ने अपनी अपनी बात कही, जवाब देने दीजिए तारिक जी को। सामने आए कि हम बहुत मर्यादित और पारदर्शी तरीके से उसके अनुपालन के लिए कठोर से कठोर जो कुछ भी कदम उठाना होगा हम उठाएंगे। बोलिए तारिक, जब जवाब दीजिए, क्यों नहीं निकलते आपके नेता? देखिए ऐसा है कि मेरा मीडिया पे कोई आरोप नहीं, मुद्दे तो वो कोर्ट में गया है, मुद्दा पक्ष और विपक्ष लोग है, उसमें मीडिया की कोई बात नहीं। आपने कहा ना कि पहले ज्ञान वापी से निकलने दीजिए मीडिया को।
नहीं नहीं, मीडिया को हम नहीं कह रहे, ज्ञानव्यापी मुद्दा तो ठंडा हो जाने दीजिए, कोर्ट को कल कुछ आदेश तो दे देने दीजिए। जो कोर्ट का आदेश होगा ज्ञानव्यापी के रिस्पेक्ट में, उसको मानने के लिए सभी लोग तैयार हैं। जब बाबरी मस्जिद का मामला माना गया तो ज्ञानव्यापी में जो होगा वो भी माना जाएगा, उस पर कोई बहस का इशू ही नहीं है। सबसे ज्यादा कोर्ट का सम्मान है, कोर्ट का जिस तरीके का भी आदेश होगा उसको अपने सरों पे रखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो जो अगर हमारा मुख्यमंत्री या हमारा पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इस तरीके के ज्वलंत मुद्दे आप कह रहे हैं, उसी तरीके। अरे हम नहीं कह रहे हैं, आपके नेता कहते हैं कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। अरे तारिक जी ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभात जी के पास चलते हैं। प्रीति, प्रभात जी, यदि दोनों दलों का हम तुलनात्मक अध्ययन करें चुनावों की तैयारी के लिहाज से, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, चुनाव खत्म हुआ, अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। वहीं मुख्य विपक्षी दल के तौर पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। तो कितना अंतर आप अनुभव करते हैं दोनों दलों की तैयारियों में? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री राजधानी लखनऊ आते हैं, मंत्रियों को जीत का मंत्र देते हैं, पाठशाला लगाते हैं, वहीं अखिलेश यादव ये सब करने में नाकाम क्यों है? देखिए संजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी अभी हार के फोबिया से आगे निकल नहीं पाए हैं और वही पुरानी गलती बार बार दोहराते हैं, जिस तरीके से वो अपने चाटुकार लोगों के घिरे हुए हैं। और जबकि जनता ने उनको मैंडेट दिया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब चुनाव 2022 में गए और मैंडेट दिया, अखिलेश के उसको स्वीकार किया, एक वर्ग पूरा यूनाइट होकर अखिलेश के साथ जुड़ा। लेकिन अखिलेश बार बार वही गलती करते हैं, परिवार को न संभाल पाना, अपने सहयोगी दलों को न संभाल पाना, एक एरोगेंट हो जाना, मीडिया से किस तरीके से व्यवहार करना। अगर ये नहीं बदलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को मार्को कर देंगे। रही बात आज प्रधानमंत्री की, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, तो इसके एक पहलू और है। एक पहलू इसका यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन मंत्रियों की, जो योगी के अपने मंत्रिमंडल, योगी ने ये इस बार मंत्रिमंडल अपना बनाया है, किसी के दबाव में नहीं, किसी के कहने पे नहीं, तो आखिर प्रधानमंत्री उनसे फीडबैक ले क्यों रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 2024 जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से मोदी जी को लेके जाना है, अब मोदी जी क्या बनारस से चुनाव लड़ेंगे या क्या मथुरा से अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि 2024 में। लेकिन प्रभात जी, आप उस दिन तो आप जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तब आप कह रहे थे योगी की कम चली है, केंद्र से ज्यादा मंत्रियों के नाम आए हैं, केंद्र की राय को ज्यादा तरजीह दी गई है, आज कुछ और कह रहे हैं। संजीव जी, मंत्रिमंडल में इस बार योगी की चली है, मंत्रिमंडल में पीएमओ की या प्रधानमंत्री की नहीं चली है। तभी तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं फीडबैक लेने के लिए। उन्होंने एक गवर्नर अपना बैठा रखा है आनंदीबेन पटेल को, और आखिर फीडबैक लेना क्यों पड़ा? 2-2, 3-3 मिनट हर मंत्री को क्यों देना पड़ा? क्योंकि पिछले 5 साल जो मंत्री 5-7 मंत्री हटाए गए थे, जैसे स्वास्थ्य विभाग ब्रजेश पाठक लगातार दौरा कर रहे हैं, किस तरीके से घोटाले निकल रहे हैं, तो जो ये 5 साल विभागों में काम नहीं हुआ 5 साल, और 5 साल कुछ ना कुछ गलत हुआ, तो इसका कहीं ना कहीं फीडबैक पीएमओ से प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। तो मोदी जी खुद अगर क्लास लगा रहे हैं मंत्रियों की, तो यह भी एक सवाल नेतृत्व के ऊपर भी खड़ा होता है कि क्या नेतृत्व जो है, क्या मोदी जी पे को विश्वास है उस नेतृत्व में? अगर, क्योंकि देखिए चुनाव अगर इसका जवाब तो एसएन सिंह देंगे। प्रभात जी समय का, मैं एसएन सिंह से जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब क्या कह रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभात जी, प्रदेश की सियासत को बखूबी समझते हैं। प्रभात जी ने अच्छा सवाल किया, कोई बात नहीं, प्रभात जी का हक है, पूछना चाहिए, अच्छी बात उन्होंने कहा। देखिए, लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि जो परिवार का मुखिया हो, जो प्रदेश का मुखिया है, जो देश का और पार्टी का मुखिया है, अगर अपने सहयोगियों से मिलता है, उसकी बात को सुनता और समझता है, तो बहुत ही सुंदर फूल खिल के निकल के आते हैं। और आज अगर हमारे मुखिया के सामने सभी लोग अपनी बातों को रखेंगे, निश्चित तौर पे अगर वो सबकी सुनेंगे, सबकी अलग अलग चीजें होंगी, सबकी अलग अलग विचारधाराएं होंगी, सबकी अलग अलग बात होंगी, तो एक सार्थक परिणाम आएंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी केंद्र में भी जब सरकार बनती है तो मंत्रियों की बैठक लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि जो हमारा अनुभव है, क्योंकि वो कई बार मुख्यमंत्री भी रहे, किस तरह से लोगों से मिलना चाहिए, किस तरह से सरकार। राज्यों के मंत्रियों की एसएन सिंह जी पहली बार बैठक ले रहे हैं, वो भी यूपी के राज्य के मंत्रियों की, वो अपने केंद्रीय मंत्रियों की बैठक लेते हैं।
अच्छी बात आपने कहा, चूंकि प्रधानमंत्री जी राज्यों में अच्छी बात आपने कहा, ये नई तो ये तो शुरुआत है, प्रभात जी आज अच्छी उत्तर बात है प्रदेश ना। से वो ले रहे यदि हैं, प्रधानमंत्री लेकिन मोदी इसी जी क्रम में अपने मंत्रियों से फीडबैक लेते हैं, अपनी पार्टी की सरकार के मंत्रियों से फीडबैक लेते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई देखिए नहीं जिस है, तरह से कोई बुराई नहीं है। सवाल देखिए संजीव जी, सवाल बुराई का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आज प्रधानमंत्री को 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से फीडबैक क्यों लेना पड़ रहा है, ये एक सवाल है। सवाल ये उठेंगे, सवाल देखिए उठेंगे। बैठक सवाल केवल का चुनाव जवाब को लेकर पड़ेगा, नहीं ऐसे है, से। और आप सभी लोग वरिष्ठ हैं, इस बात को जानते हैं। चुनाव एक अलग मुद्दा है और चुनाव एक मुद्दा हो सकता है उसमें, लेकिन केवल चुनाव को लेकर ये बैठक नहीं हो रही है। आप इस बात को समझिए, आपको ठीक है वरिष्ठ तारिक जी, पत्रकार यहाँ हैं, पर कुछ कोई कहना भी चाह रहे, इतनी समय की बड़ी कमी है। बैठक, तारिक जी जल्दी से प्रधानमंत्री की बोलिए, बैठक- समय की कमी है, जल्दी से बोलिए। तारिक जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना यह है कि प्रधानमंत्री मिले, उनका अधिकार है, अपने मिनिस्टर से मिले, लेकिन सिर्फ विपक्ष के रूप में हमारी ये अपील है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, बहुत से मर्डर हुए हैं, बहुत से रेप हुए हैं और बहुत सी खामियां पुलिस की निकल के आई हैं, जो इनका एक क्लेम होता है उस पर भी प्रधानमंत्री जरूर डिस्कस करें। और दूसरा, जो उन्हीं की योजना है सम्मान निधि, उसमें जो घोटाला हुआ है उस पर भी प्रधानमंत्री डिस्कस करें। और बाकी वो उनके मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, सबसे मिले, बिल्कुल पूरा अधिकार है उनका मिलने का और स्वागत भी है उनका उत्तर प्रदेश में, यहीं से वो सांसद है। अब ये उनका दूसरा घर हो गया है गुजरात के बाद। जल्दी से प्रभात जी, जल्दी से। हाँ, जो शर्मा जी आए हैं, शर्मा जी जिनको मंत्री बनाया गया है, शर्मा जी पीएमओ से आए हैं, कहीं ना कहीं शर्मा जी ने कोई एडवाइस दी होगी प्रधानमंत्री मोदी को कि आप आइए उत्तर प्रदेश में, सारे मंत्रियों की आप प्रभात जी, आप शर्मा जी के पीछे क्यों पड़े हैं? देखिए हमारे पार्टी है। के वरिष्ठ नेता अगर अपने पार्टी के नेताओं की बैठक लेते हैं, ये तो होना चाहिए और सभी पार्टियों में होना चाहिए। किसी को ठीक है, ये अब ठीक अहंकार है, नहीं इसे होना चाहिए 2024 जैसे के और लिहाज से भी देखा जा रहा है और एक एक कदम अब योगी सरकार के काम का कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज लखनऊ के दौरे पर पीएम मोदी आने वाले हैं और यहाँ पर योगी के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक एक तरीके से करने वाले। 100 दिन का जो एजेंडा उन्हें दिया गया है उसकी पूरी जानकारी लेंगे, एक तरीके से फीडबैक मंत्रियों से वो लेने वाले हैं और इसके मायने वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसके तहत यहाँ पर देखा जाए तो पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा कहीं ना कहीं केंद्र में हैट्रिक लगाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।